खबर विस्तार से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर के जेवर में तैयार हो रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी भी साथ में मौजूद थे। 25 नवंबर पीएम नरेंद्र मोदी को जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आएंगे और वहीं कार्यक्रम में सीएम योगी के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राज्य सरकार के मंत्री और अन्य दिग्गज नेता भी शिरकत करेंगे। जहां तैयारियों को परखने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की है। बताया भी जा रहा है कि एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 2023 से 24 तक पूरा हो जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के साथ इसमें लगभग 34 से लेकर 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश अकेले इस एयरपोर्ट पर होगा। 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार यहाँ पर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ढेर सारी अन्य संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी। एमआरओ के साथ ही यहीं पर हम लोग यमुना अथॉरिटी में ये जो एयरपोर्ट है हमारा ज्वाइंट वेंचर है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी को मिलाकर के हम लोग इस एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को राज्य सरकार के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास लखनऊ में आज एक मंच पर एक साथ नजर आए। दरअसल राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव पर लिखी गई पुस्तक राजनीति के उस पार का विमोचन किया गया। ये कार्यक्रम लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया। ये भी बता दें कि अखिलेश यादव की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं पुस्तक का लोकार्पण कवि कुमार विश्वास ने किया। ये भी बता दें कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह भी मौजूद रहे और मंच पर लोगों को संबोधित किया है। मंच पर कोई व्यक्ति इस शीर्षक के साथ सहकार कर सकता है राजनीति के पार, वो अकेला आदमी हूं, क्योंकि मैं सचमुच पार खड़ा हूं। वे जिन्हें बता के आया था उन्होंने पार खड़ा कर दिया, और जो दूसरे पार के लोग हैं वो सोच रहे हैं कि इधर आ जाए तो अच्छा है। तो मैं प्रोफेसर साहब को बहुत बधाई देता हूं कि हम और आप ही पार खड़े हुए हैं। लेकिन वानप्रस्थ के बाद प्रोफेसर साहब ये समर आपको अभी इस बात की अनुमति नहीं देता कि आप राजनीति के पार खड़े हों। राजनीति युग धर्म है, उसकी नब्ज पर उंगलियां रखना हर सचेत आदमी का काम है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो चित्रकार हो, चाहे कवि हो। आप क्योंकि राजनेता हैं, आप पार्टी में हैं, आप राज्यसभा की शोभा है, तो आपका उत्तरदायित्व भी है। थकान आपके लिए अपेक्षित नहीं है। ये पूरे के पूरे एक साथ हैं, इसी भावना के साथ आप रहेंगे तो हमारे देश का विकास होगा, कोई रोक नहीं सकता है। आज हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ी पहचान बन गई है, बहुत बड़ी पहचान बन गई। जब मैं गया था अभी जब पूरे दौरे पर, तो वहां जाकर के हमें बुलाया गया। जब बुलाया गया वहां पर, तो जब मैं बोला तो मैं नहीं सोचता था कि इतना मेरा स्वागत होगा। सबने दलों ने स्वागत किया और लोकसभा में आप करेंगे कार्रवाई में सबने हमारा स्वागत किया। तो मैंने सोचा, और आज इसीलिए हम देख रहे थे जो हम लोग चाहते थे वो आज दिखाई दे रहा है। अब आज आपको हिंदुस्तान के विकास को कोई रोक नहीं सकता है। राजनीति के उस पार जो शीर्षक है किताब का, क्योंकि माइक पीछे अच्छा नहीं था, सुन नहीं पा रहा था कि क्या किसी ने कहा होगा, लेकिन जो मैं समझ सकता हूं इतनी किताब पढ़ने के बाद और इतने लोगों के इसमें विचार आए हैं, यह न केवल समाजवादियों को प्रेरित करेगी किताब, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी और नौजवानों को प्रेरित करने का काम करेगी। और कभी कभी हम नए लोग सोचते हैं कि राजनीति के उस पार, जवाब यही आता है कि राजनीति के उस पार क्या है? वह राजनीति मुजफ्फरनगर में भागीदारी संकल्प मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पहुंचे। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जनपद मुजफ्फरनगर में भागीदारी संकल्प मोर्चा की दलित अल्पसंख्यक पंचायत है। वंचित समाज को आजादी के 75 साल बाद भी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में हिस्सा नहीं मिला है।
उन्होंने सभी जातियों के समर्थन का दावा किया है और साथ ही कहा है कि सभी को साथ जोड़े बिना हम आगे नहीं जा सकते। पिछले महीने ये तय हुआ कि शिवपाल यादव से बातचीत होगी और समझौते का ऐलान हुआ। आप आज भी कह रहे हैं कि आप 100 सीटों पर न लड़कर 10 सीट पर चुनाव लड़िए। आप अकेले 100 सीट नहीं जीत सकेंगे। वही हमारे संवाददाता ने ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत किया, भी देखिए। भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद मुजफ्फरनगर में प्रेस वार्ता किए। लखनऊ से चलकर मुजफ्फरनगर पहुंचे। सभी पार्टियों का राजनीतिक केंद्र इस वक्त मुजफ्फरनगर है। हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं क्यों आज प्रेस वार्ता की है और क्या कारण मुजफ्फरनगर आने का रहा। ओम प्रकाश राजभर जी, आपका जनता टीवी में सवाल है। सर, मुजफ्फरनगर प्रेस वार्ता की, मुद्दों पर प्रेस वार्ता। देखिए, हमने सबसे पहले भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, जिसमें हमारे 10 दल के लोग, जिसमें माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी, इनकी पार्टी है भागीदारी पार्टी। तो हम लोगों ने अपने मोर्चे से समाजवादी पार्टी से समझौता किया। तो हम लोग अलग अलग अपनी अपनी पार्टियों का कार्यक्रम चलाते रहते हैं। तो उसी कड़ी में आपकी पार्टी का कार्यक्रम मुजफ्फरनगर में लगा हुआ, तो उसी में हम लोग आए थे। प्रजापति समाज को अपने साथ जोड़ रहे हैं आज नहीं, हम भागीदारी पार्टी जो प्रजापति समाज के वही कहने का कि वो देखिए, यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, जाति प्रधान देश था। अब जातियों के नेता पार्टियों में लोडर बना करके घुमाए जा रहे हैं। तो सभी जातियों के अलग लीडर हम लोगों ने लीडर पैदा किया है। प्रेमचंद प्रजापति लीडर। अब ये कह रहे हैं कि अब आपने लोडर तो देख लिया, अब लीडर आपके बीच में आया है। हम लीडरों की एक जमात बना दिए और ये लीडर मिल करके हम सरकार बनाएंगे और सरकार बना करके हम लोग सबसे पहले जातिवार जनगणना का कानून बनाएंगे कि हम प्रदेश में जातिवार जनगणना का करा करके कि आप गिनती करा देंगे ताकि सबको हिस्सा दे सकें। दूसरा, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा देंगे। गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे, सरकारी पैसे से गरीबों का इलाज करेंगे। यही बात कांग्रेस कह रही है। देखिए, कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में अभी 10 साल कांग्रेस को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज जनता, जो प्रदेश की जनता है, वो कांग्रेस और बसपा को नोटिस में नहीं ले पा रहे हैं, जो हम धरातल पर देख रहे हैं। आज सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा। आपने देखा कि जब 27 अक्टूबर को हमने मऊ में पूर्वांचल में रैली किया, तो उसी के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश गर्म हो गया राजनीति में। उसके बाद दूसरा, हम लोगों ने 17 तारीख को एक रोड शो किया। अखिलेश यादव और प्रकाश राजभर हम लोग साथ मिलकर के सब लोगों ने उसको घबरा करके, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहते थे कि अच्छा कानून हमने ले आए हैं, अब वो खुद कह रहे हैं कि हम इस काले कानून को वापस कर रहे हैं। अच्छा, कई पार्टियों से आपकी बातचीत चलती रहती है। चंद्रशेखर रावण हो, ओवैसी हो, अखिलेश यादव जी के चाचा हो, लगातार कई पार्टियों से सपा से गठबंधन आता है। तो सपा में आप किस लेवल पर अपने आप को समझ रहे हैं? देखिए, हमें गठबंधन, हमारा मोर्चा जो है, हम लोग मोर्चे के बदौलत वहाँ गठबंधन किए हैं, मिलकर के सरकार बनाएंगे। और जो लड़ाई है, जो मुद्दे हैं हम लोगों को, उस मुद्दे को आधार पे हम लोगों की बात है। और जहाँ तक आपने और साथियों की बात किया, तो हम और साथियों को समझा रहे हैं कि देखो, 100 सीट लड़ने से बढ़िया है अकेले 100 सीट लड़ोगे, एक भी नहीं जीत पाओगे। आप 10 सीट लड़ो, 15 सीट लड़ो, 25 सीट लड़ो, 30 सीट लड़ो, जिसकी जो हैसियत है, अब उतना लड़कर के अब उतना जीत लो। अच्छा, आप बीजेपी में कैबिनेट मंत्री हो, बीजेपी छोड़ रहे हैं, क्या कारण था? क्या चुनाव जीतने के बाद 2022 का क्या बीजेपी में वापसी होगी या अकेले सफलता रहेगी? देखिए, जो आरोप बीजेपी समाजवादी पार्टी पे लगाती थी, बहुजन समाज पार्टी पे, वही आरोप इनके ऊपर हो गया। ये जाति और धर्म छीन करके, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन ये जाति छीन करके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अभी आपने देखा, हाथरस की घटना देखी, बेटी के साथ बलात्कार होता, रेप होता है और बेटी की लाश रात को 12 बजे जला देती है सरकार, अपराधियों को बचा रही थी। अभी आपने बलिया में देखा, पाल की हत्या होती है और अपराधी पुलिस की जीप लेके जा रही है और ऊपर से पहुंच जाता है, उस अपराधी को छोड़ दिया जाता है। अपराधी को बचाने का काम ये सरकार करे। अभी लखीमपुर खीरी की घटना, 5 दिन लगातार ये सरकार को संरक्षण देने वाली सरकार है। ओम प्रकाश राजभर जी राजनीति एक धुरंधर, माहिर राजनीतिवाद और राजनीतिक व्यक्ति है। अपना पार्टी बनाई है, गठबंधन बाकी कई दलों से भी है। देखना यह है कि 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी कितनी पार्टी अपने गठबंधन और पार्टी के पर निकलते हैं। पवन अग्रवाल, जनता टीवी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बच्चे के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले में अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने बच्चे के साथ ओरल संबंध की अति गंभीर अपराध नहीं माना है।
कोर्ट ने इस प्रकार के अपराध को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दंडनीय माना। लिहाजा ऐसे मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और 10 के तहत सजा नहीं सुनाई जा सकती। मामले में दोषी की 10 साल की कैद की सजा घटाकर 7 साल कर दी गई है और साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये भी बता दें कि सोनू कुशवाहा ने सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा ने कुशवाहा की सजा के खिलाफ अपील कर फैसला सुनाया। सेशन कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और धारा 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया था। अदालत के सामने सवाल ये भी था कि क्या नाबालिग के साथ ओरल संबंध पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 या फिर धारा 9/10 के दायरे में आएगी। फैसले में कहा गया कि दोनों धाराओं में से किसी के दायरे में नहीं आएगा, लेकिन ये पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दंडनीय है। अजीज कुरैशी ने सोमवार देर शाम कांग्रेस नेता मुतीउर रहमान खान बल्लू के आवास पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों को भाजपा के खिलाफ एक साथ आना चाहिए। इसके अलावा पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने कहा कि इस बार यूपी में सपा की सरकार बनेगी। कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने जान फूंकी है, लेकिन विधानसभा चुनावों में समय कम होने के कारण सरकार बनाने लायक वोट नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताते हुए सिर्फ वोट काटने तक सीमित बताया है। गरीब हो रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। अभी एनके सिंह बड़े मजदूर पत्रकार है आपके साहब हैं, उन्होंने अभी टीवी बोल रहे थे वो कि एक अनस्किल्ड लेबर 10,000 साल में जितनी मजदूरी कमाएगा वो अंबानी की 1 मिनट की इनकम है। एक 10 स्किल्ड लेबर वो आएगा। और आप किसानों की बात कर रहे हैं कि आपने जो किसान बिल वापस ले लिए, तो 700 किसान जो मारे गए, शहीद हुए जो अभी, जिन पर कोई मोदी सरकार, योगी सरकार, आरएसएस, बीजेपी का आदमी पूछ नहीं गया। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी बांदा जिला कारागार पहुंचकर पिता से मुलाकात की। करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद जेल से बाहर आए उमर अंसारी ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उमर अंसारी ने कहा कि ब्रजेश सिंह को बचाने के लिए योगी सरकार उनके पिता को प्रताड़ित कर रही है। वहीं उन्होंने भी कहा कि बहुत जल्द हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बड़ा खुलासा करेंगे। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी बुधवार को उनसे मिलने जेल पहुंचे थे, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया था। आज फिर उमर सुबह 10 बजे जेल पहुंच गए और तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद करीब 1 घंटे अपने पिता से मुलाकात की। जेल से वापस लौटकर उमर अंसारी ने शासन और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां एक तरफ बढ़ते प्रदूषण ने गाजियाबाद की हवा को जहरीला कर दिया है, तो वहीं प्रशासन भी अब पुख्ता इंतजाम करने में जुटा हुआ है। लगातार नगर निगम की पानी टैंकरों से शहर के अलग अलग जगह पर पेड़ों और सड़कों को स्वच्छ पानी से साफ किया जा रहा है, ताकि प्रदूषण से होने वाली परेशानियों से राहत मिल सके और प्रदूषण से निजात मिल सके। इसके अलावा शहर में सर्दी के मौसम में भी करवट ले ली है, जिसको देखते हुए नगर निगम ने रैन बसेरों में लोगों को अच्छी सुविधा प्रदान करने की कवायद भी शुरू कर दी है। हम लोगों ने हमारे जो वाटर स्प्रिंकलर्स हैं, हमारे पास गाड़ियां हैं, मैकेनाइज्ड गाड़ियां हैं, वो पूरे शहर में रोस्टर के हिसाब से काम करती हैं। वो इस टाइम काम कर रही है। एंटी स्मोक गन भी हमारे पास में है, वो भी काम कर रही है। इसके साथ में जो डस्ट वगैरह होता है उसके लिए साइड पटरियां भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। सांसद खेल स्पर्धा के समापन समारोह में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों के लिए मुजफ्फरनगर में एथलेटिक्स ट्रैक स्थापित करने की घोषणा की है। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर संजीव बालियान की मांग पर वो 8 करोड़ की लागत से मुजफ्फरनगर में एथलेटिक्स ट्रैक बनाएंगे। साई के कोच भी जिले के युवा खिलाड़ियों को आकर कोचिंग देंगे। उन्होंने युवाओं के खेलों के प्रति रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। मुजफ्फरनगर के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय संजीव बालियान जी ने जो शानदार आयोजन सांसद खेल स्पर्धा का किया है, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लेकर ये दिखाया है कि उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो संजीव बालियान जी ने काम किया है, मैं उसको बधाई देता हूं। युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पर आकर अपनी वो प्रतिभा का दिखा सकें, compete कर सकें, जीत सकें, और जीतने के बाद जो प्रदेश स्तर पर हम इनका कैंप लगवाएंगे, जहां साई के कोचेज भी आएंगे, वो भी करेंगे,
और संजीव बालियान जी की जो मांग थी कि यहाँ पर एक एथलेटिक ट्रैक बनाकर दिया जाए, तो लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत का जो एथलेटिक ट्रैक होगा वो हम मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान जी के संसदीय क्षेत्र में बनाकर देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक में प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड खेल नीति 2021 के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। उत्तराखंड खेल नीति 2021 लागू होने पर खेल मंत्री अरविंद पांडे ने समस्त खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल प्रेमियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि उत्तराखंड खेल नीति 2021 प्रदेश में खेल संस्कृति के विकास और उन्नयन के लिए प्रभावी है। उत्तराखंड खेल नीति 2021 में खेल एवं खिलाड़ियों के उन्नयन, खेल प्रतिभाओं को तलाशने, निखारने और उभारने, साथ में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए जरूरी है। सभी साथियों को मैं इस बात पर धन्यवाद दूंगा क्योंकि जो खेल नीति हमने प्रदेश की बनाई है और उसमें एक ही हमारी कोशिश थी कि इस उत्तराखंड प्रदेश को खेल प्रदेश बनाना है। यह प्रदेश खेलों के नाम से जाना जाए, उसमें हमको सफलता मिली है। मैं मुख्यमंत्री जी को खेल नीति पास होने पे मैं उनको चलिए इस खबर में इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।